हेलो स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि बॉटनी के सेगमेंट का लास्ट चैप्टर था, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम लोग उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। आप देखेंगे कि कल हम लोगों ने क्या किया था। कल हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की। फिर हम लोगों ने लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को स्टडी किया था, जिसमें आप लोगों ने 3 तरीके के लेवल्स देखे थे, जिसमें आपके पास जेनेटिक लेवल, स्पीशीज लेवल और उसके अलावा आपके पास बायोम लेवल पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो हम लोगों ने स्टडी करी थी। इकोलॉजिकल लेवल पर जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको हम लोगों ने स्टडी किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ देखे। देन हम लोगों ने पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोगों ने जो बायोडाइवर्सिटी लॉस वाला पोर्शन है या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो वाला पोर्शन हम लोगों ने अभी इसको स्टार्ट नहीं किया। इसको हम लोग मे बी आज स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम लोगों का ये वाले टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं और कल वाले टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण से बायोडाइवर्सिटी को हार्म हो रहा है, और उसके अलावा जो हम किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, वो मेथड्स हम लोग फिर उसके बाद देखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला आपके पास टर्म बायोडाइवर्सिटी बताया था कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है ये किसने दिया था। तो आपको बताया गया था कि रोजर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया था, बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस किया, दैट इज गिवन। अगला है आपके पास टर्म पॉपुलराइज बाय। तो आपको पता था कि जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, एक लाइन आपके पास लिखी थी कि टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज बाय एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन नाम के साइंटिस्ट हैं जो कि आपके सोशियो इकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने क्या किया था, इस टर्म को पॉपुलराइज किया। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर, नंबर ऑफ स्पीशीज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो मैंगो स्पीशीज़, राइस स्पीशीज़, वेरियस स्पीशीज़ हैं जिनके आपके पास क्या मिलेंगे, अलग अलग स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा कि मोर देन आपके पास 30,000 स्पीशीज़ ऑफ राइस, उसके अलावा आपने मैंगो के भी स्पीशीज़ के बारे में कि जो 10,000 स्पीशीज़ ऑफ मैंगो, एंड उसके अलावा आप लोगों ने देखा 1 लाख स्पीशीज़ ऑफ बीटल, 20,000 स्पीशीज़ ऑफ एंट। इस तरीके से हम लोगों ने कल कई सारे स्पीशीज़ के बारे में देखा कि जो आपके पास प्रेजेंट है। देन हम लोगों ने क्या किया था, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डिफाइन किया था। उसको हम लोगों ने किस तरीके से डिफाइन किया था, तो डिफरेंसेस अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कंसीडर्ड एज बायोडाइवर्सिटी। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है, उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट में हम लोगों ने देखा कि अकॉर्डिंग टू IUCN जो नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ है, यानी ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो अकॉर्डिंग टू IUCN आपके पास क्या रहेगा, 1.5 मिलियन जो स्पीशीज हैं वो अर्थ पर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मीज ग्लोबल एस्टिमेशन, तो इनका कहना है कि जो अभी बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी तरीके से डिस्कवर नहीं की गई है, उसमें अभी भी क्या है, स्टिल डिस्कवरीज बाकी हैं। यानी इन्होंने कहा कि अराउंड 8 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो अर्थ पर हो सकती हैं, ये इनका एस्टिमेट था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ चार्ट्स देखे थे एनसीईआरटी में, जिसमें मैंने आपको सीक्वेंसेस बताए थे कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो कितने वर्टिब्रेट्स हैं, उसके अलावा आपके पास कितने जो प्लांट्स, फंजाई और उसके अलावा मॉसेस, फर्न और उनसे मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, लाइकेंस, इन सब में कितना कितना क्वांटिटी है और किस तरीके से ये लोग अरेंज हैं। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने देखा था बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। हम लोगों ने देखा इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपकी वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न घाट्स, उसके अलावा सेंट्रल इंडिया,
वेस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न डेजर्ट्स इतने सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आप देखेंगे कि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट देयर। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ऐसा नहीं कि वेस्टर्न घाट की जितनी ही बायोडाइवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में हो या फिर जितनी बायोडाइवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में हो उतनी डाइवर्सिटी डेजर्ट्स में हो, नहीं है ना ऐसा। तो इसको हमने बोला कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है किस चीज़ के एस्पेक्ट से, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं उनका भी फ़र्क पड़ता है, उसके अलावा जियोग्राफिकल लोकेशन है उसका भी फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर मोर डाइवर्सिटी विद इन द रीजन। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा फिर कि हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी तो पढ़ा, लेकिन हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक स्पीशीज को इंक्लूड नहीं किया था। वाई वी नॉट इंक्लूड प्रोकैरियोटिक स्पीशीज इन देम, बिकॉज उसके पीछे कुछ कारण थे जिनको हम लोगों ने देखा। सबसे पहला आपके पास क्या था कि बायोलॉजिस्ट श्योर नहीं है कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे। सबसे पहला रीजन, स्पीशीज जो हैं वो मिलियंस में हैं। उसके अलावा कई सारे स्पीशीज को हम कल्चर नहीं कर सकते लेबोरेटरी में। देन हम लोगों ने देखा कि ये इनमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। फिर हम लोगों ने पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखा कि अर्थ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है पैटर्न सॉरी, लाइक इक्वेटर है मोर बायोडाइवर्सिटी देन दैट ऑफ पोल्स। एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स, हम लोग इक्वेटर से पोल्स के साइड में जाते हैं तो हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी जो है वो घटती हुई दिखाई पड़ती है। उसमें फिर आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए गए कि कोलंबिया जो है वो इक्वेटर के पास होने के कारण से उसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है, ये फर्स्ट एग्जांपल है इसका सॉरी फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास जिसमें कोलंबिया है। कोलंबिया में अबाउट 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, जबकि आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में आपके पास 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड हैं। आप जैसे और आगे बढ़ेंगे न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में आपके पास क्या है 105 स्पीशीज हैं। देन आप ग्रीनलैंड जाएंगे तो वहाँ आप ओनली 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स देखेंगे। ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल था वर्ड्स का, जिसमें आप देख सकते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स, तो हम लोगों को यहाँ से स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होते नजर आती है। सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन्स जो हैं, यानी ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट हैं उनमें ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है। ज़्यादा कितनी की 10 टाइम्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू द फॉरेस्ट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। बिकॉज यूएसए जो है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है, तो इस कारण से यूएसए में जो रहेगा वो स्पीशीज डाइवर्सिटी कम रहेगा देन दैट ऑफ इक्वाडोर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कुछ स्पीशीज़ हैं जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिकन जंगल। अगर हम लोग देखते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, यहाँ पे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की। उसके अलावा आपको पता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड लंग्स ऑफ आवर प्लेनेट, बिकॉज ये क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फॉर आवर लाइफ। आप देखेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 40,000 प्लांट स्पीशीज हैं, वेयर 3,000 फिशेस की स्पीशीज हैं। उसके अलावा 1300 बर्ड्स हैं, 427 स्पीशीज मैमल्स के हैं, 427 स्पीशीज एम्फीबियंस के हैं और 378 स्पीशीज यहाँ पर आपके किस चीज़ के हैं, रेप्टाइल्स के। 1,25,000 मोर देन 1,25,000 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर देयर। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को होल्ड करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या कारण है कि इक्वेटर के पास ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ ये है कि इक्वेटर्स में क्या रहा बेटा, इक्वेटर के पास ये वाला रीजन जो है इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन डायरेक्ट सनलाइट जो होती है वो इस रीजन में आती है। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न प्लस साथ में इक्वेटर वाला रीजन, ये ट्रॉपिकल जोन है। तो इस एरिया में क्या रहा बेटा, इसका एवोल्यूशनरी पीरियड जो रहा वो काफ़ी ज़्यादा रहा, जिसके कारण से यहाँ पे स्पीशीज को इवॉल्व होने के लिए बहुत सारा समय मिला।
फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे रिलेटिवली कांस्टेंट एनवायरनमेंट है, यानी लेस सीजनल। कांस्टेंट एनवायरनमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि सीजन्स बदलते नहीं है। कल भी आपको बताया गया था कि यहाँ पर सीजन्स जो हैं मोर प्रेडिक्टेबल है देन दैट ऑफ पोलर एरियाज और टेम्परेट एरिया। दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी, ये ज़्यादा सोलर एनर्जी को रिसीव करते हैं, और जब सोलर एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, और जहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। एग्जाम्पल आपको बताया गया था कुछ फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स का, जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। उनका जो आपका क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा कि कितना ज़्यादा पाए जाते हैं ये, तो 1.5 जो है वो इनका क्या रहेगा, जी का वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जो कि आप लोगों को कल बताया गया था कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप करके एक फिनोमेना दी। इस फिनोमेना के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो इन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल्स में जा करके क्या किया, उस रीजन की जो स्पीशीज रिचनेस है उसको स्टडी किया। नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे थे कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो है, कल मैंने आप लोगों को स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था, जिसमें अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि एक जिन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल जो है उसमें क्या किया था, डिस्कवरी करी थी, और साउथ अमेरिकन जंगल में उन्होंने विद इन अ रीजन बताया कि जो स्पीशीज रिचनेस है, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू अ लिमिट। हम लोग जैसे जैसे एरिया को एक्सप्लोर करते जाते हैं उसी तरीके से क्या होता है, जो स्पीशीज रिचनेस जो होती है वो बढ़ती जाती है, लेकिन अप टू अ लिमिट, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड ग्रोथ करेगी। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे किस चीज़ में, कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो रहेगा उसको, जिसमें हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया गिव्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको जब आप क्या करेंगे, एरिया एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद ये क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, दैट इज कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि फिर आपको ये अनलिमिटेड ग्रोथ दिखाई पड़े, नहीं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल आपको कैसे दिखाई पड़ेगी, स्ट्रेट दिखाई पड़ेगी। दिस विल गिव यू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए और इसको समझाने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी, S = CA/Z। एस आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एस का मतलब क्या होगा, स्पीशीज। CA⁻Z में आपके पास आएगा कि जो C रहेगा, C इज बाय इंटरसेप्ट, वेयर A जो रहेगा, A एरिया एक्सप्लोर्ड। अब ये जो Z का वैल्यू है ये प्लेस टू प्लेस अलग हो सकता है। अब चूंकि Z का वैल्यू कोई नंबर नहीं है, दैट्स वाई उसको हम लोगों ने लॉग पे, जब हम लोग देखते हैं लॉग स्केल पे, और जो लॉग इक्वेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, Z के वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपके पास आएगा log S = log C + Z log A। यहाँ पे आप देखेंगे यही चीज, S = CA⁻Z, वेयर S क्या है, स्पीशीज रिचनेस, बाई C क्या है, बाई इंटरसेप्ट, A क्या है, एरिया, Z क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब क्या रहेगा, ये रेग्रेशन कोएफिशिएंट है, ये आपके पास क्या रहेगा, स्लोप जो रहेगा लाइन का वो ये रहेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल, जब हम लोग लॉग स्केल पर देखते हैं तो जो रिलेशनशिप है वो आपका क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, और इक्वेशन फॉर लॉग इज log S = log C + Z log A। आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, प्लस साथ में आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जो Z का वैल्यू है ये प्लेस टू प्लेस क्या हो सकता है,
अलग हो सकता है। कारण क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्लोप ऑफ द लाइन एरिया के अकॉर्डिंग होगा। आप देख सकते हैं दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। आप एरिया इतना देखेंगे आपको स्लोप ऑफ द लाइन डिफरेंट मिलेगा। आप एरिया इतना देखेंगे आपको स्लोप ऑफ द लाइन डिफरेंट मिलेगा। व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर मोर एरिया देन स्लोप ऑफ द लाइन विल बी डिफरेंट। नाउ नेक्स्ट वी आर लुकिंग फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। हम लोगों ने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी इतनी है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर कम है, और उसके अलावा बाकी आपने देखा कि एक्वेटर्स जो हैं वो आपके ट्रॉपिकल एरिया में हैं। तो एक्वेटर के पास क्या रहेगा? बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पढ़ी आपने। पोल्स के साइड पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम पढ़ी। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी? स्पीशीज डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर इफ़ वी हैव मोर स्पीशीज़, हमारे पास ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, तो क्या होगा? जो ईयर टू ईयर वेरिएशन है वो आपको देखने में कम मिलेगा। तो मोर स्पीशीज़ शो लेस वेरिएशंस। लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। और उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज शो लेस ईयर टू year variation according to they have more stable communities. मोर स्टेबल स्पीशीज। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सबसे पहली चीज़ आपके पास ये रहेगी कि ज़्यादा स्पीशीज जब होते हैं, मोर स्पीशीज सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। आप बात करेंगे किस चीज़ का? प्रोडक्टिविटी। फिर देखेंगे हम प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज, जहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज होते हैं वहाँ पर क्या होगा? आपको ईयर टू ईयर वेरिएशन देखने में कम मिलेगा, यानी कि ऐसे स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होंगे। ज़्यादा स्टेबल होंगे तो ये आपके पास फ़ायदा क्या रहेगा? स्टेबल कम्युनिटीज़ का या फिर स्टेबल स्पीशीज का। तो जब कोई भी स्पीशीज स्टेबल होते हैं तो सबसे पहली तो चीज़ क्या होती है? इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, दे शो हाई प्रोडक्टिविटी, शो हाई प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी। उसके अलावा क्या रहेंगे? रेजिस्टेंट रहेंगे, एलियन इन्वेजन। उसके अलावा क्या रहेंगे कि किसी भी तरीके के इन्वायरमेंटल कंडीशंस आ जाए उसमें ये अपने आप को क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे। तो रेजिस्ट भी बोल सकते हो और आपके पास रिलायंट भी बोल सकते हैं कि दे आर मोर रेजिस्टेंट टू द अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी कि अगर मान लो कि किसी भी तरीके के इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो अनफेवरेबल होते हैं तो ये उनके प्रति इधर रेजिस्टेंट होंगे या तो फिर कम रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो ये अपने पास क्या होते हैं? बेनिफिट्स होते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी के। अब इसको हम लोग और इजी टर्म्स में समझ सकते हैं कि अगर माने कि कोई एरिया है जहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कोई क्या होती है? नेचुरल कैलेमिटी आती है, प्राकृतिक आपदा आती है। तो क्या होगा बेटा कि अगर मान लो कुछ स्पीशीज उस प्राकृतिक आपदा को नहीं प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स कर पाए और वो एलिमिनेट हो गए तो अदर स्पीशीज विल सर्वाइव। ये फायदा है स्पीशीज डाइवर्सिटी का। कुछ स्पीशीज आपके पास रह जाएंगे भले ही कुछ स्पीशीज एलिमिनेट हो जाएं, तो दैट्स वाई मोर स्पीशीज जो रहेंगे वो क्या होते हैं? ज़्यादा बेहतर होते हैं किस चीज़ के लिए? सर्वाइवल के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिबिट पॉपर हाइपोथेसिस है, जिसको साइंटिस्ट जो हैं
पॉल एरल नाम के साइंटिस्ट हैं, पॉल एरल्स नाम के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था, रिबिट कॉपर हाइपोथेसिस दी थी। जो रिबिट कॉपर हाइपोथेसिस है, इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो हमारा इकोसिस्टम है, इन्होंने लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को समझाया था कि अगर मान लो कि जो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ जिस तरीके से अभी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, अगर कंटिन्यूअसली स्पीशीज़ क्या होंगे, एक्सटिंक्ट होते रहे, तो क्या होगा कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या होगा, हार्म होगा। तो ये हाइपोथेसिस है जो रिबिट कॉपर हाइपोथेसिस के नाम से जानी जाती है। पॉल एरल्स नाम के साइंटिस्ट हैं, पॉल एरल्स। इन्होंने क्या किया था कि रिबिट कॉपर हाइपोथेसिस भी इन्होंने क्या किया, ही कंपेयर ecosystem to an airplane। उन्होंने बोला कि जो इकोसिस्टम है, अगर हम उसको एयरप्लेन मानते हैं, और एयरप्लेन में जो कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ एयरप्लेन रिबिट्स, ठीक। तो उनका कहना है कि जो एयरप्लेन है, एयरप्लेन के पास क्या होते हैं, रिबिट्स होते हैं। उसी तरीके से इकोसिस्टम में क्या होते हैं, स्पीशीज होते हैं। आप देखेंगे एयरप्लेन जो होता है, इट कंटेन्स मेनी रिबिट्स, it contains many species। अब उन्होंने कहा कि जब एयरप्लेन में सवार होने वाले जो पैसेंजर्स हैं, अगर आप सपोज करें कि एक पैसेंजर एयरप्लेन से उतरे और एक रिबिट को क्या करे, रिमूव कर दे, अगला पैसेंजर उतरे वो अगले रिबिट को लेकर के जाए, इस तरीके से माने बहुत सारे पैसेंजर जब उतरेंगे बहुत सारे रिबिट्स को लेकर के जाएंगे, तो एयरप्लेन जो होगा, एयरप्लेन धीरे धीरे वीक होना चालू हो जाएगा। लेकिन जब आप देखेंगे कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में भी सेम चीज उन्होंने बोला कि इकोसिस्टम से क्या कर रहे हैं, कुछ स्पीशीज क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। बट जो रिबिट्स हैं, अगर क्या होता है कि सीट और विंडो के पास के रिबिट्स को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, एज पैसेंजर्स टेक द रिबिट्स फ्रॉम सीट एंड विंडो, तो एयरप्लेन को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे बहुत सारे रिबिट्स, एज मेनी रिबिट्स रिमूव्ड, तो इकोसिस्टम जो रहेगा, इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डेंजरसली वीक होता जाएगा। अब आप सपोज करो कि कुछ रिबिट्स जो हैं, ये रिबिट बोला जो, ये आपके की रिबिट्स यानी मेन रिबिट्स को क्या किया जाए, जैसे विंग्स है एयरप्लेन के, वहाँ से क्या करें हम लोग, रिबिट को रिमूव कर दें। तो वहाँ से रिमूव हुआ जो रिबिट होगा वो प्लेन को और ज़्यादा फ्लाइट सेफ्टी को क्या करेगा बेटा, डिस्टर्ब करेगा और उसको डेंजरस बनाएगा। उसी तरीके से इफ वी रिमूव अ की स्पीशीज फ्रॉम इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम को भी हार्म होगा। यही इन्होंने क्या किया था, रिबिट कॉपर हाइपोथेसिस में कंक्लूजन दिया। उन्होंने कंपेयर किया किस चीज को बेटा, इकोसिस्टम को एयरप्लेन के साथ। उन्होंने बोला एज एयरप्लेन कंटेन्स मेनी रिबिट्स, मेनी पार्ट्स, just like the airplane, ecosystem have many species। Passengers take rabbits from the seat and window। अगर मान लो कि नॉर्मल रेबिट्स को कैन बी रिमूव्ड, तो क्या होगा कि एयरप्लेन को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रिबिट्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो एयरप्लेन क्या होगा, डेंजरसली वीक होता जाएगा। और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि विंग्स के साइड से जा करके किसी रिबिट को खींच देते हैं, तो उससे क्या होगा, जो स्पीशीज़ है, मेन स्पीशीज़ है, अगर उसको आप इकोसिस्टम से हटा देते हैं तो क्या होगा, दोनों, चाहे एयरप्लेन के मेन पार्ट को हटाया जाए, चाहे इकोसिस्टम की मेन स्पीशीज़ को हटाया जाए, दोनों को क्या होगा, बहुत ज़्यादा हार्म होगा। इस तरीके से उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया कि जो स्पीशीज़ का रोल है वो किस तरीके से किसी इकोसिस्टम के लिए होता है। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को देखना है
नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है कि अभी तक के पार्ट में हम लोगों ने जो जो चीज़ें देखी फ्रॉम एनसीईआरटी रीडिंग, हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे कि एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताया वो किस तरीके से, कौन कौन से लाइंस आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से मेन है और कौन कौन से डेटा को आपको एज इट इज याद रखना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। जैसे अगर हम लोग बात करें कि हमारी अर्थ पर इनॉर्मस डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर ऑन अर्थ, उसके अलावा कितनी पाई जाती, तो आप देखेंगे कि मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 20,000 जो स्पीशीज हैं एंट की वो पाई जाती। उसके अलावा 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स, नेक्स्ट 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस और उसके अलावा नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड्स। ये जो स्पीशीज है, इतने नंबर ऑफ स्पीशीज हमारे इकोसिस्टम्स में और उसके अलावा हमारे अर्थ में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट, अभी भी कंटिन्यूअसली साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, मेथड्स को सर्च कर रहे हैं जो क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि और स्पीशीज जो हैं वो आपके अर्थ पर प्रेजेंट हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला कि हमारा जो बायोस्फीयर है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जिसको हम लोगों ने अलग अलग लेवल्स में क्या किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी आपकी कहाँ से, रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल टू दी लार्ज बायोम्स। कल मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या रहेगा, वही जो लाइक आपके पास प्रोटीन्स हैं, आरएनए हैं, डीएनए हैं एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल। उसके अलावा आप देखेंगे, फिर मैंने आप लोगों को बताया था सेल ऑर्गेनेल्स, फिर मैंने आप लोगों को टिश्यूज बताए, फिर मैंने आपको क्या बताए, ऑर्गन सिस्टम। देन फिर मैंने आपको बताया कि जो बायोम्स तक बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम्स तक बायोडाइवर्सिटी है, वो पाई जाती है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो पॉपुलराइज किया किसने, एडवर्ड विल्सन। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, बायोडाइवर्सिटी टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो जो रोजेन नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। देन फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं कि एनसीईआरटी से आप देखेंगे सारी चीज़ों को कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 3 तरीके की डाइवर्सिटी जो है हम लोगों ने कल स्टडी करी थी। सबसे पहला आपके पास जेनेटिक डाइवर्सिटी देखी थी, जिसमें आपने डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल देखा। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। लास्ट टाइम मैंने अभी जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था वो मैंने कल वाला बताया था। ये आपके लिए कौन सा होगा बेटा, ये आप लोगों के लिए होगा फ्रॉम एनसीईआरटी एज इट इज। आप लोग ये जो अंडरलाइन डेटा है उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आप देखेंगे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल। जेनेटिक का मतलब क्या होता है, जीन्स के लेवल पर आप लोग क्या करेंगे, डाइवर्सिटी को स्टडी करते। एग्जाम्पल आपके पास क्या रहेगा, रोबोल्फिया वोमिटोरिया करके प्लांट है, ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है। आप देखेंगे हिमालयन रेंजेस में पाया जाता। वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये जो प्लांट है रोबोल्फिया वोमिटोरिया, वाई इट इज सो फेमस, क्योंकि ये कंटेन करता है एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल जो कि क्या कहलाता है, रेजरपाइन। आप देखेंगे हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है, उसकी पोटेंसी अलग अलग है, केमिकल कंसंट्रेशन की, वो लिखा हुआ है केमिकल रेजरपाइन। केमिकल रेजरपाइन, जो केमिकल रेजरपाइन है इसकी पोटेंसी क्या होती है, हिमालयन रीजन में अलग अलग होती है। आप सपोज करें यहाँ पर मान लो कि रोबोल्फिया वोमिटोरिया है, तो उसकी केमिकल प्रोड्यूस करने की क्या रहेगी, कैपेसिटी अलग होगी। वियर्स इस एरिया में पाया जाने वाला जो आपका रोबोल्फिया वोमिटोरिया है, इट विल प्रोड्यूस मोर कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल रेजरपाइन। आप वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, तो जो ये केमिकल रेजरपाइन होता है ये मदद करता है ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। राइस के 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स है, 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी में, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज जो डाइवर्सिटी होगी स्पीशीज लेवल पर होगी, उसको आप स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलते हो। लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें देखा था आपने कि वेस्टर्न घाट्स के पास ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है देन दैट ऑफ ईस्टर्न घाट। लास्ट टाइम हम लोगों ने वेस्टर्न घाट्स को देखा था, दीज आर वेस्टर्न घाट, दीज आर ईस्टर्न घाट्स।
ठीक, दीज आर वेस्टर्न घाट्स, दीज आर ईस्टर्न घाट्स। ठीक, दीज हैव मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी, इनके पास क्या है, ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है देन दैट ऑफ ईस्टर्न घाट। कौन सी स्पीशीज डाइवर्सिटी है, तो बताया था दे हैव मोर एम्फीबियंस, इनके पास क्या है, मोर एम्फीबियन। more amphibian species than eastern ghats. They have as compared low amphibian species than western ghat. Now next हम लोग देखेंगे ecological diversity को। ecological diversity इकोसिस्टम्स के लेवल पर जो हम लोग डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं वो आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम लोगों को ये देखना है कि इंडिया में आपके पास अलग अलग तरीके के क्या है इकोलॉजिकल कंडीशन, लाइक डेजर्ट्स पाए जाते, रेन फॉरेस्ट आर देयर। रेन फॉरेस्ट के अलावा आप देखेंगे इंडिया में आपके पास क्या होंगे, मैंग्रोव्स भी होंगे, कोरल रीफ्स भी हैं, वेटलैंड्स भी हैं, उसके अलावा एस्चुरीज आर देयर, एल्पाइन मीडोज आर देयर। ठीक, इन सभी में क्या है, ऑब्वियस ही बात है अलग अलग तरीके के रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, अलग अलग तरीके के क्या रहेंगे, वेराइटीज पाए जाएंगे। तो ग्रेटर इकोसिस्टम्स डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है देन एन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। एक्चुअल में स्कैंडिनेवियन कंट्री आपके क्या है, कुछ कंट्रीज के ग्रुप है जिसमें नॉर्वे भी आता है। ठीक, स्वीडन, नॉर्वे, दीज आर the countries which are included in Scandinavian country. Now next हम लोग अगले लाइंस को कवर करते हैं। I hope it would be very useful for you to your exam prospective. नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या है कि मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ एवोल्यूशन, मिलियन ऑफ ईयर ऑफ एवोल्यूशन के चलते आप लोगों ने क्या करा है, इतनी ज़्यादा जो स्पीशीज डाइवर्सिटी को एक्यूमुलेट किया है। और उसके अलावा बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड आपको बताती है कि कितने स्पीशीज हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं, कितने स्पीशीज इंडिया में। तो मैंने आपको बोला था बेटा कि जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, जिसमें आपको IUCN के अकॉर्डिंग देखना है। तो IUCN के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला 1.5 मिलियन। उसके बाद आप देखेंगे IUCN के बाद कई सारे स्पीशीज़ को डिस्कवर होना है, बहुत सारे आपके ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ अभी तक स्टिल क्या नहीं हुए हैं, डिस्कवर नहीं हुए। उसके तो हम लोग देख रहे थे कि जो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं जिनमें अभी भी स्टिल डिस्कवरीज चल रहे हैं, लेकिन जो डिस्कवरीज ट्रॉपिकल एरियाज में हुए उतने ज़्यादा डिस्कवरीज पोलार एरियाज या फिर टेम्परेट एरियाज में नहीं हुए। उस चीज़ को हम लोगों को यहाँ से कवर करना है कि फॉर मेनी टेक्सोनोमिक ग्रुप स्पीशीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन टू द ट्रॉपिकल कंट्रीज। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स एंड एक्स्ट्रा इंसेक्ट लिखा गड़बड़ हो गया यार हम बंद नहीं करा रहे, इसके बाद से आप इतनी काट के कर देना, यहाँ पे देख के बता दो क्या लिखा है ये इंसेक्ट के बाद। अच्छा ठीक है, बस नहीं यार हमें दिख नहीं रहा तो यार इंग्लिश में एक तुक्का होता शब्दों का, बाई वर्ड नहीं दिख रहा। देख लेंगे यार, रुक जाओ, चलो सीधे चालू कर रहे, बात खत्म कर रहे अपने अकॉर्डिंग, आप यहीं से कर देना है। तो वो नीचे स्क्रॉल है ना यहाँ पे तुम्हारे दे रहा है वो लाइन पूरे का स्पेसिस होता है। हाँ, अरे तो वो तो हम वहाँ से देख ही नहीं रहे, अब हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक, तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि IUCN के डेटा के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन स्पीशीज जो है, और उसके अलावा अदर स्पीशीज अभी भी डिस्कवर हो रहे हैं, स्टिल उनकी डिस्कवरी चल रही है। वही चीज़ आप इस वाले एरिया से कवर करोगे, देन फिर आप देखोगे कि कितने पॉपुलेशंस में वेराइटीज़ हैं। उस चीज़ को कवर करने के लिए आप देख सकते हो कि इंसेक्ट और उसके अलावा जो अदर ग्रुप्स का रेशियो है एनिमल किंगडम में, तो वो आपका कितना रहेगा। आप लोगों ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था कि अगर हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कितने परसेंट है, तो हम लोगों ने देखा कि 70% एनिमल्स आर देयर एंड 22% प्लांट्स हैं। 22% प्लांट्स में क्या है, अलोंग विथ फंजाई। ये प्लांट अकेले नहीं है, ये प्लांट क्या थे, अलोंग विथ
फंजाई थे, फंजाई को भी क्या किया गया, प्लांट्स के साथ इंक्लूड किया गया था। इस 70% का जो ये वाली लाइन्स है, ये वाली लाइन्स ये कवर करा रहे हैं कि इस 70% का भी जो 70% रहेगा, 70% रहेगा, वो कौन होगा, इंसेक्ट, एंड रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो अदर इनवर्टिब्रेट्स होंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को ये देखना है, जो अभी हाल बात की हम लोगों ने कि 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज आर रिकॉर्डेड एज एनिमल वाइल प्लांट्स इंक्लूडिंग, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, एल्गी दैट इज माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, और नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स जो होते हैं, उसके अलावा फंजाई को भी अलोंग विथ ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इन सभी ग्रुप्स को एक साथ रखा गया है। हम लोगों ने एक पाई चार्ट देखा था, उसमें हम लोगों ने इनके परसेंटेज को भी देखा था कि कितने परसेंट प्लांट्स हैं, कितने परसेंट उनमें एल्गी का पोर्शन है, कितना पोर्शन उनमें फंजाई को दिया गया, उसके अलावा ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स कितने परसेंट हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये सारे के सारे जो ग्रुप हैं ये मोर देन 22% से ज़्यादा नहीं है, ये बोल रही है एनसीईआरटी। फिर हम लोग देखेंगे कि जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा डाइवर्स स्पीशीज़ है। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट डाइवर्स स्पीशीज कौन है, तो आप बोल सकते हैं कि इंसेक्ट आर मोर डाइवर्स इन एनिमल किंगडम। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मेकिंग अप टू मोर देन 70% ऑफ द टोटल, यानी जो एनिमल्स का हम लोगों ने परसेंटेज डिवाइड किया था उसमें भी 70% कौन है, इंसेक्ट है। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट। हर 10 एनिमल्स में से 7 क्या हैं, इंसेक्ट है। अगर हम लोगों को किसी जगह की स्पीशीज डाइवर्सिटी काउंट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस जगह पर प्रेजेंट इंसेक्ट को अगर काउंट कर लेते हैं तो हम लोगों को वहाँ की स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में एक अनुमान लग सकता है। लाइक ये एक एरिया है, इस एरिया के इतने पार्ट में पाए जाने वाले इंसेक्ट, सपोज यहाँ पे कितने इंसेक्ट हैं, 10 इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे आपके पास कितने एनिमल्स होंगे, उसको आप एक्यूरेटली काउंट कर सकते हैं। देन वी एक्सप्लोर मोर एरिया, आप थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंसेक्ट्स की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देन हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम लोगों को ज़्यादा इंसेक्ट मिलते जाएंगे, और इंसेक्ट में आपको पता है कि इंसेक्ट क्या करेंगे, 10 में से 7 एनिमल तो आपके क्या रहेंगे, इंसेक्ट ही रहेंगे, तो रिमेनिंग आप उनका परसेंटेज ईजिली काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला अपने पास क्वेश्चन रहेगा कि जो ये एस्टिमेट्स हैं, ये एस्टिमेट जो है डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के लिए इन एस्टिमेट्स ने कोई भी जगह नहीं दी। इसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी, और अभी भी हम लोगों ने इसके बारे में आज के लेक्चर में बात की कि क्यों प्रोकैरियोट्स को इन फिगर्स में कोई जगह नहीं दी गई। उसके पीछे का कारण आप देख सकते हैं, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइंस डिफाइन करती हैं, बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर देयर। कितनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज हैं इसका पता अभी तक बायोलॉजिस्ट ने नहीं लगा पाया है। उसके पीछे का कारण क्या होगा, बिकॉज कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज। आपके पास कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स नहीं हैं कि आप बैक्टीरियाज को, आप प्रोकैरियोटिक की स्पीशीज़ जो हैं उनका एक्यूरेट जो नंबर है उसको फाइंड कर सकें। फिर उसके अलावा आप देखेंगे एंड मेनी स्पीशीज आर, ये तो आपका एक पॉइंट हो गया था जो मैंने आपको बताया था। फिर आप देखेंगे मेनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल, इनको कल्चर नहीं किया जा सकता है अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। दे कैन नॉट ग्रो ऑन अगार, वो अगार पर ग्रो ही नहीं करेंगे। देन जब वो ग्रो नहीं करेंगे, हाउ कुड यू फाइंड देम, आप उनको नहीं पता लगा पाओगे। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया, अगर हम बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया को भी एक्सेप्ट करके चलते हैं फॉर सर्चिंग देयर स्पीशीज, तो फिर भी हम लोगों को उनकी डाइवर्सिटी का पता नहीं चलेगा, हम लोगों को वो डाइवर्सिटी मिलियंस में पाई जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे,
अभी तक कितने स्पीशीज को क्या किया गया है, डिस्कवर किया गया है इंडिया में। तो आप देख सकते हैं इंडिया में इंडिया वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया को कवर करता है, लेकिन उसके पास जो बायोडाइवर्सिटी है वो इससे 3 गुना ज़्यादा है। दैट इज़ आप देख सकते हैं कि जो इंडिया के पास बायोडाइवर्सिटी कवर है वो 8.1% रहेगा। तो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया और उसके अलावा ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, 8.1। यही मेजर रीजन है कि इंडिया को 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज में इंक्लूड किया गया है। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपके पास क्या है, नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट है और इसके डबल एनिमल्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो एनिमल्स की क्वांटिटी है प्लांट्स की अपेक्षा ज़्यादा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 22%। अभी तक हम लोगों ने जो क्या किया हुआ है, डिस्कवर किया है किनको, डाइवर्सिटी को। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेशन ओनली 22% जो आपकी डाइवर्सिटी है वो अभी तक डिस्कवर की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम उनके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1 लाख स्पीशीज प्लांट के और उसके अलावा 3 लाख स्पीशीज एनिमल के जो हैं वो अभी भी स्टिल डिस्कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो कई सारे स्पीशीज हैं अभी खतरे में हैं, दैट इज वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं और कई सारे ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट, बिफोर नेचर्स ग्लोबल बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड हियर। हमारे पास जितने भी बुक्स का डेटा है उससे पहले भी कई सारे जो आपके पास क्या हैं स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और स्टिल दे आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट। अब उसके पीछे का कारण क्या है, तो उसके पीछे का कारण है बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज और अदर कुछ रीजंस रहेंगे जिनको हम लोग बायोडाइवर्सिटी लॉस में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए गए हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने टॉपिक्स कवर करे हैं, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हम लोगों के पास, जिसमें हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a reason that account for greater biodiversity of tropics? अभी हम लोगों ने क्या किया, ये कवर किया कि जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं have more diversity than टेम्परेट और पोलर एरियाज। वाई? तो आपको ये देखना है कि जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सोलर एनर्जी है। कल मैंने आपको बताया था और आज भी आपको बताया कि जितना ज़्यादा सोलर एनर्जी होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होगी। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में होंगे दैट दे विल टुगेदर इंक्रीजेज अवर बायोडाइवर्सिटी। ये अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे मोर नीके स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा है। निके स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या रहेगा कि जो पर्टिकुलर उनके हैबिटेट हैं वो स्पेशलाइज है। लाइक डेजर्ट में डेजर्ट वाले प्लांट पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट में रेन फॉरेस्ट वाले प्लांट पाए जाते हैं। पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल आपका क्या होगा, रेन फॉरेस्ट को बिलोंग करेगा, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल डेजर्ट को बिलोंग करता है। मोर टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। आपको पता है कि ट्रॉपिकल एरियाज को क्या हुआ, स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए टाइम ज़्यादा मिला हुआ है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको पता होना चाहिए ये पॉइंट भी सही है, ये वाला पॉइंट भी सही है और ये भी। तो आपसे पूछा गया है कि is not a reason that account for greater biodiversity। तो आप देखेंगे कि large seasonal variation, अगर seasonal variation ज़्यादा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में तो ये बेटा एक नेगेटिव इंप्रेशन रहेगा किस चीज़ के लिए, बायोडाइवर्सिटी के बढ़ने के लिए। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन।
द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ इज फाउंड इन। अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है अर्थ पर कहाँ पाई जाती है। तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है दे हैव more biodiversity than any other area present on earth। सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ऑल्सो दे आर कॉल्ड एज लंग्स ऑफ आवर प्लेनेट। अपने प्लेनेट के लंग्स के नाम से भी हम लोग किसको, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Which of the following does not contribute to the species diversity of the tropics? Same question, species diversity से related है। Which of the following does not contribute to the species diversity of the tropics? ट्रॉपिक्स की स्पीशीज डाइवर्सिटी के लिए कौन कंट्रीब्यूट नहीं करता है? तो आपको पता होना चाहिए प्रेडिक्टेबिलिटी। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों के यहाँ पे सीजनल वेरिएशन बहुत कम है। सीजनल वेरिएशन का मतलब क्या है कि जो सीजन्स हैं दे आर मोर प्रेडिक्टेबल। तो प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो आपकी क्या है, ऑब्वियसली बात है कंट्रीब्यूट करती है स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन में। नाउ नेक्स्ट हम लोग कैसे करेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ ऐसी स्पीशीज जो आपके जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं तो दे विल बी ग्रो इन दैट पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। आप लोगों को पता होगा कि सीजनल वेरिएबिलिटी के कारण से कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल वो माइग्रेट कर जाते हैं। हम लोगों ने देखा कि इंडिया में कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जैसे आपने क्रेन की वैरायटीज़ को देखा होगा, साइबेरियन क्रेन्स होते हैं, वो इंडिया में एक पर्टिकुलर मौसम के दौरान आते हैं। ओलिव रिडले टर्टल्स जो हैं करंटली इंडिया में आए हुए हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है क्यों आए हुए हैं, बिकॉज वो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन को स्किप करते हैं और एक फेवरेबल कंडीशंस में आते हैं ग्रो करने के लिए, देन वो वापस चले जाते हैं। कैसे होता है ये सब कुछ? प्रेडिक्टेबिलिटी के कारण ही होता है। दैट्स वाई ये वाला पॉइंट जो आपका है वो वाला क्या रहेगा, राइट रहेगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रीडेशन। प्रीडेशन भी बेटा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। अगर किसी स्पीशीज का ओवर प्रीडेशन होगा तो वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, या फिर किसी स्पीशीज का बिल्कुल भी प्रीडेशन नहीं हो रहा तो उसकी ओवर ग्रोथ हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाई प्रोडक्टिविटी लीड टू द स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये तो पॉइंट आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। हाई प्रोडक्टिविटी लीड टू द स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो एक ही पॉइंट हम लोगों के पास रहता है, स्पेशल होमोलॉजी। स्पेशल होमोलॉजी का मतलब क्या रहेगा कि सभी एक जैसे फीचर्स को रखेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के पास स्पेशल टाइप ऑफ होमोलॉजी होगी किसी भी हर जगह के ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए, तो नेगेटिव एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो स्पीशीज अपने आप को क्या नहीं कर पाएगी, वो स्पीशीज अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगी और सरवाइव नहीं कर पाएगी। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण से शायद से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा। फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल इज, हम लोगों ने पढ़ा था अभी जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रिलेशन होता है स्पीशीज रिचनेस का, ये हम लोगों ने इस तरीके का एक चार्ट देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एरिया, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था स्पीशीज रिचनेस। तो यहाँ हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि एरिया के एस्पेक्ट में जो स्पीशीज रिचनेस होती है वो हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलती है। अब किस चीज़ में उन्होंने पूछा है कि जो स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल। तो आपको याद होगा इस तरीके का कुछ कि आपके पास ये एक ग्राफ था, जो ग्राफ आपको ये बता रहा था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में कि जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा एरिया को एक्सप्लोर करते जाते हैं उसी तरीके से जो स्पीशीज रिचनेस होती है वो भी क्या होती, बढ़ती जाती है। आप देखेंगे हम लोगों ने एरिया सपोज करें इतना कवर किया तो स्पीशीज रिचनेस जो होगी वो इतनी होगी। देन अगर हम लोग इतने एरिया को कवर करते हैं तो हम लोग देखते हैं स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाती है। उसी तरीके से जैसे जैसे आप क्या करोगे और एरिया एक्सप्लोर करोगे स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी। लेकिन अब मानिए आप यहाँ हैं, आपने देखा स्पीशीज रिचनेस को इतनी है, फिर आप यहाँ पर जाते हैं तो भी आपको स्पीशीज रिचनेस उतनी ही मिलती है, आपको उसमें डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, उन्होंने ये बोला था कि कोई भी स्पीशीज अप टू अ लिमिट तक ही क्या करेगी, ग्रो करेगी, उसके बाद फिर वो कैसी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। इसको हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, S is equal to CAZ। नेक्स्ट देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोगों ने ये किस चीज़ का है, एंजियोस्पर्म्स हैं, एल्गी, लाइकेन्स, मोसेस, ये सारे के सारे जो ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, सारे के सारे ग्रुप ऑफ प्लांट आपके किंगडम प्लांटी के मेंबर हैं। और प्लांट किंगडम को हम लोगों ने या फिर प्लांट्स वाले पोर्शन को हम लोगों ने अलग अलग जो डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट में पढ़ा था ग्रुप्स में, तो ये सारे के सारे वहीं पर थे। जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म ये आपके फ्लावरिंग प्लांट होते, हायर वेस्कुलर प्लांट है। आपने पढ़ा था कि प्लांट में जो हायर वेस्कुलर प्लांट है वो मैक्सिमम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता, एंजियोस्पर्म्स पाए जाते। लास्ट टाइम आप लोगों को बताया गया था कि आपको वो जो 3 ग्राफ दिए गए थे, जो 3 चार्ट्स दिए गए थे, उन चार्ट में जो जो आपके नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ एनिमल्स का कंट्रीब्यूशन बायोडाइवर्सिटी में था, जितने % का, आपको एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। और ये आई थिंक नीट में आया हुआ क्वेश्चन ही है। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए क्वेश्चंस थे, जिनमें से एक आपका ये होगा। मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाले जो टॉपिक होता है उससे पूछे जाते हैं, बट ये वाले टॉपिक्स भी कभी कभार आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किस चीज़ को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था। अभी जस्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें हमने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में पढ़ा,
और बताया आपको कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो है वो किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को, और उन्होंने बताया था स्पीशीज के बारे में कि किसी भी एरिया में जो नंबर ऑफ स्पीशीज होते हैं वो अप टू अ लिमिट तक बढ़ते जाते एज वी एक्सप्लोर मोर एंड मोर एरिया। तो अगेन से डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस चीज़ को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। लास्ट टाइम भी आपको बोला गया था कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। बाकी का आपका जो टॉपिक्स रहेंगे अगले बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप इन सारे टॉपिक्स को लेकिन अच्छे तरीके से याद कर लें। ये जो टॉपिक्स आपको आज पढ़ाए गए इन टॉपिक्स को आप लोग कवर कर लीजिएगा। ये जो टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स एक बारी मैं आपको बता दे रही, ये एनसीईआरटी वाले जो लाइंस रहेंगे, एनसीईआरटी वाले लाइंस आपको एज इट इज़ याद करने हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी वाले लाइंस आपको क्लियर डेटा प्रोवाइड कराएंगे कि आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि 70%, 22%, कितना उन्होंने इंसेक्ट का बोला, कितना उन्होंने एनिमल का बोला। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। कल आपको बोला गया था कि आप लोग क्या करेंगे कि जब बार बार इस डेटा को पढ़ेंगे, बार बार आप नंबर्स को याद करेंगे तो आपको ये नंबर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखोगे ये सारे जो आपके पास स्लाइड्स हैं वो आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे, तो आप इनको पढ़ लेंगे। अगला आपके पास रहेगा टॉपिक्स जो आपको है वो बता दिए जा रहे हैं। ये ग्राफ जो आपको बताया गया था, इस ग्राफ को आपको कवर करना है। इसमें जो इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स के बारे में कि इनका जो सीक्वेंस रहेगा, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा हैं, देन फिर आपको अदर इनवर्टिब्रेट, इसको आप अदर इनवर्टिब्रेट्स के नाम से याद रखेंगे, ना कि अदर एनिमल ग्रुप्स, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछेंगे इनवर्टिब्रेट्स में कौन रहेगा। तो इंसेक्ट, अदर इनवर्टिब्रेट, देन मोलस्कास, फिर क्रस्टेशियंस। यहाँ पर भी आपको बताया गया था कि आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, फिशेस, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, उसके बाद एम्फीबियन, देन फिर मैमल्स थे। यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि जो एंजियोस्पर्म्स थे, एंजियोस्पर्म्स ज़्यादा डाइवर्स हैं देन दैट ऑफ एनी अदर ग्रुप प्रेजेंट इन प्लांट्स। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि फंजाई है, देन एल्गी आ जाएगी। उसके बाद आप मोसेस, फर्न एंड अलील्स, अलील्स का मतलब होता है जो उनके सेम जो ग्रुप मेंबर्स रहेंगे उन्हीं के जैसे दिखने वाले वो होंगे। देन फिर लाइकेंस हो जाएंगे। इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है। बाकी आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर।